कक्षा 8 के लिए आज का हमारा शीर्षक है शब्द विचार। आज हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द का अर्थ क्या होता है और शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के स्तर पर शब्द भाषा की लघुत्तम इकाई है। भाषा की अर्थ के स्तर पर जो शब्द होते हैं वो सबसे छोटी इकाई होते हैं, लघुत्तम इकाई होते हैं। शब्द की रचना ऐसे सार्थक ध्वनि समूहों के क्रमबद्ध संयोग से, क्रमबद्ध यानी कि एक के बाद एक संयोग से होती है, उनके मिलने से होती है, जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, जैसे कमल, अंतर, सुंदर, घर, मनुष्य आदि। बिना अर्थ वाला ध्वनि समूह शब्द नहीं हो सकता। ध्वनि समूह जिसका अर्थ निकलता है वही हम शब्द कहते हैं, उसी को शब्द कहा जाता है जिसका अर्थ निकलता है। अगर उसका अर्थ नहीं निकलता है तो वह शब्द नहीं कहलाता है। शब्द के साथ ही हमें पता होना चाहिए कि पद क्या होता है। शब्द भाषाई अभिव्यक्ति का मूल आधार होते हैं, लेकिन जब तक ये वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते अपूर्ण ही रहते हैं, क्योंकि अकेला शब्द कोई भी मंतव्य प्रकट नहीं कर पाता। अकेला शब्द किसी भी मतलब को प्रकट नहीं कर पाता है, उसका वाक्य में होना जरूरी होता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि पद क्या होता है। भाषा रूपी भवन के निर्माण के लिए शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वाक्य में उसका अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाता है तथा शब्द को एक व्याकरणिक रूप मिल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह शब्द पद बन जाता है। जब किसी वाक्य में हम किसी एक शब्द के बारे में बात करते हैं तो वह शब्द नहीं पद कहलाता है। वाक्य में विभिन्न संबंधों जैसे कारक, लिंग, वचन आदि के निर्वाह के लिए शब्द अपने कई रूप बदल लेता है। वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्दों को पद कहते हैं तथा इसके विवेचन को पद विचार या रूप विचार कहते हैं। रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों की दो कोटियां होती हैं, दो इसकी शाखाएं होती हैं। रूप परिवर्तन की दृष्टि से कौन कौन सी होती हैं वो? विकारी शब्द, आपने कई बार नाम सुना होगा, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों आते हैं विकारी शब्दों में। और अविकारी शब्दों में यानी कि अव्यय जिनको हम बोलते हैं उनमें आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये सभी आते हैं अविकारी या अव्यय के शब्दों में। अब हम इसके बाद हम देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है: रचना के आधार पर, स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर। पहला प्रकार है हमारे पास रचना के आधार पर। कौन कौन से भेद होते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति संभिन्नार्थक, समानार्थी, विपरीतार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला हमारे पास प्रकार है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। कौन कौन से होते हैं? हमने पढ़ा था रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। पहला प्रकार है हमारे पास रूढ़ शब्द। ये कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगर हम उनके टुकड़े करेंगे शब्दों के तो कोई भी उनका अर्थ अलग अलग टुकड़ों के रूप में हमें नहीं मिलेगा और ऐसे शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। जैसे हम बोलते हैं गाय, तो गाय का हम इसको टुकड़े करेंगे तो होता है गा प्लस य। तो गा का अकेला कोई अर्थ नहीं निकलता, य का अकेला कोई अर्थ नहीं निकलता। किताब, किताब के शब्द के हम व्यंजन को अलग करेंगे तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा और ऐसे शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। एक और शब्द है हमारे पास तारा। तारा के भी हम अगर टुकड़े करेंगे तो हमें इन दोनों का कोई भी अर्थ नहीं मिलेगा। तो ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा हमारे पास प्रकार है यौगिक शब्द।
दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। जैसे योग का मतलब ही होता है जोड़ना, तो यौगिक शब्द में दो शब्द या उसके शब्दांशों को हम जोड़ते हैं। जैसे उपसर्ग और प्रत्यय, या फिर दोनों में मूल शब्द हम जोड़ेंगे और एक नया शब्द बनाएंगे। उपसर्ग में अ प्लस न्याय अन्याय, न्याय एक अलग से शब्द है, उसमें हमने अ उपसर्ग जोड़ा और हमारे पास शब्द बन गया अन्याय। उप प्लस कार उपकार, मूल शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ने पर भी हमें नए शब्द मिलते हैं। जैसे माली प्लस इन हमने जोड़ा इसमें, तो पीछे से बन गया इसको जुड़ के मालिन। शेरनी, शेर प्लस नी शेरनी, मूल शब्द में मूल शब्द जोड़ के भी हम यौगिक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, राम प्लस ईश्वर रामेश्वर। एक अन्य प्रकार हमारे पास होता है योग रूढ़ शब्द। ये कौन से शब्द होते हैं? वे यौगिक शब्द जो एक से अधिक अर्थ होते हुए भी एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसका हम देखेंगे उदाहरण। जैसे हमने बोला पंकज, पंख प्लस अज मतलब होता है इसका कमल। पंकज अगर हमने बोला और पंकज शब्द के हमने टुकड़े किए तो हमें उसका एक अलग ही अर्थ हमें मिलता है, जो कि क्या होता है कमल। पंकज का मतलब क्या होता है कमल। तो ये इसका रूढ़ अर्थ है और इस रूढ़ अर्थ के कारण ही हम इसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जहाँ पर शब्दों के योग भी हो रहे हैं और उस शब्द का हमें अलग ही अर्थ मिल रहा है। एक और हमारे पास शब्द है नीलकंठ। नीलकंठ का हम खंड करेंगे तो नील प्लस कंठ, जिसका कंठ नीला हो, शब्दों के हमने यहाँ पर टुकड़े कर दिए और यहाँ पर हमें मिला नीलकंठ। और नीलकंठ कौन होते हैं? शिव होते हैं। तो हमें इसका अलग ही अर्थ मिल रहा है। एक और शब्द हिमालय। हिमालय के हमने खंड करे, हिम प्लस आलय, यह विशेष पर्वत होता है। एक विशेष पर्वत का नाम है हिमालय। तो हिमालय के जब हमने खंड किए तो हमें समझ में आया कि एक ये विशेष पर्वत का नाम है। इस प्रकार हमें इसका क्या मिला? रूढ़ अर्थ मिला और इसका एक विशेष अर्थ मिला, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? योग रूढ़ शब्द। घनश्याम, घन प्लस श्याम बराबर कृष्ण। कृष्ण इसका मतलब निकलता है घनश्याम का। जब हमने घनश्याम के खंड करे शब्द के तो हमें इसका एक अलग अर्थ मिला, जो कि होता है कृष्ण। एक और हमारे पास शब्द का प्रकार है स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। हमने पढ़ा था कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे तत्सम शब्द। तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत के जो शब्द हिंदी में उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं जिस रूप में संस्कृत में हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। जिस प्रकार से हम संस्कृत भाषा में शब्दों को प्रयोग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही शब्द अगर हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं अग्नि, अश्रु, ओष्ठ आदि। दूसरा हमारे पास प्रकार है तद्भव शब्द। संस्कृत के जिन शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में आया है वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं अग्नि को आग, अश्रु को आंसू, ओष्ठ को ओठ आदि। तीसरा हमारे पास प्रकार होता है देशज शब्द। वे शब्द जो देश में बोली जाने वाली अनेक भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं पेट, लड़का, गाड़ी, लाठी आदि। ये वे शब्द हैं जो यहाँ पे बोले जाने वाली भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे और इन शब्दों को हम देशज शब्द बोलते हैं। इसका अंतिम प्रकार हमारे पास है विदेशी शब्द। ये बहुत ही आसान होता है। वे शब्द जो दूसरे देश की भाषा से हिंदी में आए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में जो शब्द आए हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे हम बोलते हैं चाय, रिक्शा, अलमारी आदि। उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी ऐसी भाषाएं हैं जिनके शब्द हम हिंदी भाषा में प्रयोग करने लग गए हैं। ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं।
तीसरा प्रकार है शब्दों का हमारे पास अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का एक ही साधारण अर्थ निकलता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। सिंपल एक ही अर्थ निकलता है जिन शब्दों का, उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे भारत, महात्मा गांधी, दिल्ली, राहुल, जनवरी, हिमालय आदि। दूसरा प्रकार है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हों वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। एक ही शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे अंबर, अंबर को हम क्या बोल सकते हैं? वस्त्र भी बोल सकते हैं और आकाश भी बोल सकते हैं। अंबर के दो अर्थ निकलते हैं, वस्त्र और आकाश। इसी प्रकार से पत्र, पत्र का मतलब पत्ता भी होता है और चिट्ठी भी होती है। पय, पय का अर्थ दूध भी होता है और पानी भी होता है। एक अन्य प्रकार हमारे पास है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इन शब्दों को लिखने में थोड़ा अंतर और उच्चारण में थोड़ी बहुत समानता होती है। लिखने में थोड़ा बहुत अंतर होता है और बोलने में इनके थोड़ी बहुत समानता होती है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जो हमें लगभग एक जैसे शब्द प्रतीत होते हैं। जैसे हम बोलेंगे अचल, अचल का मतलब होता है पहाड़, और अचला, अचला मतलब होता है धरती। अणु, अणु का मतलब होता है कण, और अनु, अनु का मतलब होता है पीछे। आदि, छोटी ई की मात्रा लगी है तो होता है प्रारंभ। आदि, बड़ी ई की मात्रा लगी है तो होता है अभ्यस्त। अंश, अंश का मतलब होता है भाग, और अंश अगर हम स लिखेंगे तो अंश का मतलब होता है। एक और हमारे पास प्रकार है समानार्थी शब्द। एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जो एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे हम बोलेंगे अम्बा, अम्बा को हम क्या क्या बोल सकते हैं? माता, जननी, माँ, धात्री। सूर्य, सूर्य को हम क्या क्या बोलते हैं? सूरज, रवि, भानु, दिवाकर। विपरीतार्थक या विलोम शब्द, जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ हमें बताते हैं, वे विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द युग्म जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ दें, विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने बोला अर्थ, अर्थ का विपरीत शब्द हम बोलेंगे तो क्या होगा? अनर्थ। आय, आय का विपरीत अर्थ क्या होगा? व्यय। वाक्यांश के लिए एक शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होते हैं। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य को सुंदर तथा संक्षिप्त बनाया जा सकता है। जैसे हम बोलेंगे सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाले को हम क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। मीठा बोलने वाला, जो मीठा बोलता है उसको क्या बोलते हैं? मृदुभाषी। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में पाठ, शब्द विचार या शब्द शब्द के भेद को निकालकर और उसका अध्ययन करना है, और ये सारे शब्दों के वर्गीकरण आपको समझने हैं और इनके प्रश्नों का अभ्यास करना है।